हाय गैस। तो गैस चलिए क्लास 12th का नया चैप्टर आपका मैथ का स्टार्ट करते हैं, जो कि है आपका वेक्टर अलजेब्रा। ठीक है, अब फिजिक्स में पढ़ चुके होंगे आपका क्लास 11th में। ठीक है, तो हम यहाँ पर मैथ होगा। ठीक है ना, हम मैथ्स कर रहे हैं यानी मैथ सब मिलेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे क्लास 12th का आपका एनसीईआरटी का नया चैप्टर वेक्टर अलजेब्रा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पढ़े हैं फिर भी हम और थोड़ा याद दिला देंगे। तो ध्यान देना, आपका जो एनसीईआरटी का 10.1 है वो बाद में अपलोड होगा। पहले तो हम बेसिक देखेंगे आपका 10.1 से रिलेटेड। ठीक है, जो आपका टॉपिक है बहुत आसान है। टाइप्स ऑफ आपका वेक्टर ही आपका 10.1 में मिलेगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, तो छोटा छोटा टॉपिक आपको मिलेगा, हम कवर कर देंगे। फिर हम एक्सरसाइज 10.1 करेंगे जो कि बहुत छोटा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है शंकर गुरुम और आप देख रहे हैं ऑल लर्निंग पॉइंट। तो चलिए दिखाते हैं आपको वेक्टर अलजेब्रा का कहानी। तो वेक्टर अलजेब्रा ठीक है, लिखें वेक्टर अलजेब्रा। नया चैप्टर वेक्टर अलजेब्रा आप पढ़ चुके हो। ठीक है, तो वेक्टर अलजेब्रा यानी वेक्टर को समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा क्वांटिटीज, है ना। थोड़ा हम याद दिलाते हैं, फिजिक्स थोड़ा जाते हैं। ठीक है, क्वांटिटीज मतलब परिमाण, जिसको आप क्वांटिटी मतलब क्या होता है, जिसको कि हम मेजर कर सकते हैं ना, माप सकते हैं ना। फिजिकल क्वांटिटीज कह सकते हो ना, फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज लिख दो, इसको हटाओ, लिखो फिजिकल क्वांटिटीज, है ना। फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटीज का मतलब क्या होता है, जिस क्वांटिटी को आप मेजर कर सकते हो। तो यहां पर लिखना है आपको दोज क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटी मतलब क्या होता है ना, दोज क्वांटिटीज which can be measured, जिसको आप मेजर कर सकते हो। ठीक है, पूरा क्लियर। तो ये जो आपका फिजिकल क्वांटिटी होता है, ये आपका दो प्रकार होता है, जानते हो। एक होता है आपका स्केलर क्वांटिटीज। क्या होता है, स्केलर क्वांटिटीज, है ना, ध्यान से देखना, क्वांटिटीज, स्केलर क्वांटिटीज। ठीक है, और एक होता है आपका वेक्टर क्वांटिटीज। ध्यान से देखना, स्केलर क्वांटिटीज का मतलब क्या होता है, एक ऐसा क्वांटिटी जिसका कि आपका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, यानी लिखना है आपका which has only मैग्नीट्यूड, जिसका कि सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, जिसका कि सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। और वेक्टर क्वांटिटी मतलब एक ऐसा क्वांटिटी जिसका कि which have both मैग्नीट्यूड, क्या, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन होता है। ठीक है, ये सब पता है आपको। आपका जो फिजिकल क्वांटिटी होता है दो प्रकार होता है, एक स्केलर क्वांटिटीज और एक वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर मतलब जिसका कि सिर्फ मैग्नीट्यूड है जो होता है, और वेक्टर क्वांटिटी जिसका कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है, एक दिशा होता है, एक दिग होता है। ठीक है, ध्यान से देखना। अब स्केलर क्वांटिटी जैसे आप एग्जांपल कह सकते हैं, जैसे मास, है ना। मास को आप किस में लेते हो भाई, केजी का कुछ मास का कुछ डायरेक्शन होता है क्या, नहीं होता है। लेकिन मैं यहाँ पर अगर डिस्प्लेसमेंट लिख दूँ, क्या लिख दूँ, डिस्प्लेसमेंट लिख दूँ, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट यानी डिस्टेंस बाई टाइम होता है। तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है आपका, इसका डायरेक्शन होता है। सपोज ये पार्टिकल यहाँ पर था, ये इधर मूव किया। सपोज ये गाड़ी है, गाड़ी ये डायरेक्शन में मूव किया, तो ये आपका यहाँ से ये गाड़ी यहाँ तक डिस्प्लेस हुआ, यानी डिस्प्लेसमेंट हुआ, मतलब इसका डायरेक्शन दिख रहा है इधर से इधर, है ना। तो इसका डायरेक्शन नहीं होता है। ध्यान देना, स्केलर क्वांटिटी का मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड मिले। जैसे डिस्टेंस कहूँ, है, डिस्टेंस का आपका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, मतलब इतना सेंटीमीटर, इतना मीटर, इतना किलोमीटर आप बोलते हो ना, मतलब उसका डायरेक्शन नहीं होता है कि इधर से नॉर्थ से ईस्ट गया या ईस्ट वेस्ट गया, उसका डायरेक्शन नहीं होता है। ठीक है, तो जिसका कि सिर्फ मैग्नीट्यूड, जैसे बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे मास लिख सकते हो। ठीक है, मास लिख सकते हो, पावर लिख सकते हो, है ना, पावर जिसका वाट यूनिट होता है। आप बहुत सारा एंगल भी हो सकता है। ठीक है,
और आपका हो सकता है क्या 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 स्पीड तो नहीं होगा भाई, और क्या होगा भाई, डिस्टेंस होगा, क्या होगा, डिस्टेंस हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है ना, लिख लो जानने के लिए, फिजिक्स में पढ़ चुके हुए, ठीक है। टेम्परेचर हो सकता है, वॉल्यूम हो सकता है, एरिया हो सकता है, ठीक है, वॉल्यूम हो सकता है, एरिया हो सकता है, etc, ठीक है। तो ये सब क्या होता है आपका भाई, स्केलर क्वांटिटी, जिसका कि सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। अब वेक्टर क्वांटिटीज बहुत सारा लिख सकते हो भाई, जैसे आपका एसिलरेशन हुआ, है ना, एसिलरेशन हुआ, आपका वेलोसिटी हुआ, ठीक है, वेलोसिटी हुआ, और क्या होगा भाई, ठीक है ना, और आपका वेट होता है भाई, वेट का होता है, ध्यान देना, मास अलग वेट अलग होता है, वेट होता है, और भी बहुत सारा होता है, मोमेंटम हुआ, ETC लिख दो, ठीक है। ये सिंपल बेसिक सा चीज था, जो कि आपका फिजिकल क्वांटिटी दो प्रकार होता है, एक स्केलर और एक वेक्टर, लिख लो फटाफट, बहुत ही आसान है। चलिए अब मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, आपको क्लासिफाई करना है कि कौन सा क्वांटिटी स्केलर होगा, कौन सा वेक्टर होगा। चलिए हो गया, चलिए बहुत ही आसान है। चलिए आपको क्लासिफाई करना है, ठीक है, समझ में आ गया वेक्टर भाई, वेक्टर क्वांटिटी मतलब वेक्टर, वेक्टर का मतलब क्या समझ में आया कि जिसका आपका मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है, ठीक है, समझ में आया। जैसे देखो, ठीक है, कुछ भी, अरे भाई सपोज यहाँ पर एक पार्टिकल था और ये पार्टिकल डिस्प्लेस हुआ इस डायरेक्शन में, अगर डायरेक्शन दिख गया मतलब वेक्टर हो गया, ठीक है। सपोज ये पार्टिकल ए था और ये आपका बी था, ठीक है, यहाँ से ये डिस्प्लेस हुआ यहाँ तक गया, तो ये जहाँ से स्टार्ट हुआ इसको हम बोलते हैं इनिशियल पॉइंट, क्या बोलते हैं, इनिशियल पॉइंट, और जहाँ तक पहुँचा इसको हम बोलते हैं टर्मिनल पॉइंट, क्या बोलते हैं, टर्मिनल पॉइंट बोलते हैं, ठीक है, और फाइनल पॉइंट भी कह सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो ए से बी गया इसको हम लिखते हैं क्या है, ए बी वेक्टर, क्या लिखते हैं हम, ए बी, ये सिंबल देते हैं वेक्टर का सिंबल, है ना। ये डायरेक्शन हमेशा लेफ्ट टू राइट होता है भाई, ऐसा नहीं कि अगर वेक्टर आपको चेंज कर दे रहे हो, ऐसे कर दे रहे हो, तो ऐसा नहीं कि इसका डायरेक्शन ऐसा हो, ऐसा नहीं होगा, हमेशा लेफ्ट टू राइट करना है आपको, ठीक है। तो इसका डायरेक्शन समझ में आ गया, पूरा क्लियर। और ज़्यादातर वेक्टर को ना स्मॉल लेटर में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना, ए बी वेक्टर, इसको हम क्या बोलेंगे, ए बी वेक्टर। इसको क्या पढ़ोगे भाई, ए बी वेक्टर पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे, ए बी वेक्टर। सपोज बी से सी गया तो यहाँ पर बी सी है तो आप इसको बी सी वेक्टर कह सकते हो। अगर कुछ नाम दे दिया, सपोज ये आपका ए वेक्टर बोल दिया तो ए वेक्टर बोलोगे, ठीक है। चलिए अब ध्यान देना, ये आपका वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन होता है, क्या होता है भाई, रिप्रेजेंटेशन, यानी रिप्रेजेंट हम करते हैं, वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन होता है, बेसिक चीज सब रिप्रेजेंटेशन होता है, रिप्रेजेंटेशन बहुत ही आसान है, ठीक है। अब जैसे अगर हम ये ए बी वेक्टर मतलब ए से गया बी तक गया, तो इसका अगर इसका हम डिस्टेंस निकालेंगे, इसका डिस्टेंस यानी उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो सिंपल हम लिख देंगे ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यानी इसका मतलब क्या होता है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी कह सकते हो, ए बी वेक्टर कह सकते हो, या तो फिर डिस्टेंस कह सकते हो, है ना, डिस्टेंस ऑफ ए बी कह सकते हो, है ना, सिंपल है, पूरा क्लियर। अगर मान लो यहाँ पर 3 सेंटीमीटर दिया है, तो अगर इसका मोड कर दे रहे हो, ए बी वेक्टर का मोड कर दे रहे हो, तो आपका ये 3 हो जाएगा, ठीक है, 3 सेंटीमीटर मोड दे रहे हो, ठीक है। तो सिंपल था ये वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन, इस प्रकार हम रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए अब हम आपको क्लासीफाई, आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है, क्लासीफाई आपको करना है, क्लासीफाई वेक्टर और स्केलर, ठीक है, ठीक है, क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। आपको क्लासीफाई करना, मैं बहुत सारा क्वांटिटीज ले रहा हूं, आपको क्लासीफाई करना है कि वो आपका वेक्टर होगा ना क्या स्केलर होगा, ठीक है, बहुत ही आसान सवाल, जो कि हम आगे जाके फिर हम एक्सरसाइज में भी करेंगे, बहुत सारा सवाल दिया गया है, टेंशन मत लेना, ठीक है। चलिए अब मैं आपको कुछ सवाल देता हूं, चलिए जैसे सबसे पहला सवाल दिया मैं, जैसे मैं लिख दिया 100 मीटर स्क्वायर दे दिया, दूसरा दे दिया 20.3 सेंटीमीटर दे दिया, तीसरा दे दिया मैं, ठीक है, तीसरा मैं दे दिया सपोज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे दिया, ठीक है, चौथा दे दिया मैं 5 वाट दे दिया, ठीक है, ये दे दिया मैं, जैसे मैं 40 डिग्री पूछ लिया आपको, 40 डिग्री,
40 डिग्री दे दिया। जैसे मैं आपको पूछ लिया 40 डिग्री के बाद सपोज मैं आपको दे दिया कितना, सपोज मैं यहाँ पर लिख दिया 10 पावर आपका दे दिया 10 डिग्री सेल्सियस दे दिया, ठीक है। तो ये सब मैं आपको दे दिया। और नेक्स्ट आपको दिया BII, सपोज मैं आपको पूछा 21 सेंटीमीटर क्यूब ना, लास्ट में पूछा आपको क्लासीफाई करना है भाई। अब मैं लिख लिया यहाँ पर 4 मीटर स्क्वायर, 4 मीटर तो दिए हैं ना, चलो इतना करो, बताओ। अब क्या ये 10 मीटर स्क्वायर, अब आपको चेक करना है इसका यूनिट मीटर स्क्वायर मतलब एरिया आ गया, और एरिया आपका स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है। यानी आपका ये स्केलर हो जाएगा, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा, ठीक है। चलो अब सेंटीमीटर मतलब डिस्टेंस होता है, तो डिस्टेंस आपका वही होगा, क्या होगा भाई, आपका भी स्केलर होगा। जैसे यहां पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सीलरेशन, और एक्सीलरेशन क्या होता है, वेक्टर होता है, यानी आपका ये वेक्टर क्वांटिटी होगा, क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा। अब वाट आपका पावर का यूनिट होता है, वाट क्या होता है, पावर का यूनिट, पावर क्या होता है आपका स्केलर होता है, जो कि आपका पावर का यूनिट होता है भाई, ठीक है। नेक्स्ट डिग्री आ गया, एंगल आ गया, डिग्री मतलब एंगल, और एंगल आपका क्या होता है, स्केलर होता है, ठीक है। अब डिग्री सेल्सियस यहाँ पर टेम्परेचर हो गया, ये क्या है भाई, आपका टेम्परेचर है, टेम्परेचर का यूनिट, तो ये आपका क्या हो जाएगा, स्केलर हो गया। जैसे मैं यहाँ पर 21 सेंटीमीटर क्यूब है, आपका वॉल्यूम का यूनिट है, ये क्या है भाई, वॉल्यूम का यूनिट है, तो ये आपका क्या हो गया, ये भी आपका स्केलर हो गया। जैसे मैं आपको यहाँ पर और एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ठीक है, VII, जैसे मैं पूछ लिया 4 किलोमीटर नॉर्थ से वेस्ट, ठीक है, पूछ लिया, ठीक है। आप बनाओगे इस प्रकार, है ना, सपोज ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है। तो ये नॉर्थ से क्या बोला है, वेस्ट बोला है, मतलब ये डायरेक्शन में, नॉर्थ से वेस्ट, ये डायरेक्शन मतलब डायरेक्शन है, देखो, और आपका डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस भी है, यानी आपका क्या होगा, वेक्टर हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। समझ में आ गया, बहुत ही आसान सब चीज था। चलिए इतना नोट कर ले। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर, वेक्टर कितना प्रकार हो सकता है। चलिए हो गया, चलिए अब हम बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर, है ना। वेक्टर आखिर कितना प्रकार होता है, अब हाँ आप पढ़े हो 11th में, वो चीज़ हम थोड़ा रिपीट करेंगे, ठीक है। नोट करना ये सब 10.1 में सब यूज करेंगे। चलिए हम देखेंगे क्या, टाइप्स ऑफ वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर, वेक्टर कितना प्रकार। सबसे पहले आता है आपका जीरो वेक्टर, है ना, जीरो और नॉल कहो, नॉल वेक्टर, ठीक है, जीरो और नॉल वेक्टर। कौन सा वेक्टर को आप जीरो वेक्टर या तो फिर नॉल वेक्टर कहोगे, जिसका कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट बराबर होगा और जिसका कि मैग्नीट्यूड जीरो होगा, है ना। तो यहाँ पर लिखना है कि दोज इन व्हिच मैग्नीट्यूड इज जीरो, जिसका कि आपका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। और यहाँ पर क्या होता है ना, जो इनिशियल एंड जो फाइनल और टर्मिनल, इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट जो होता है आपका वो कोइंसाइड होता है, मतलब एक के ऊपर एक आता है, कोइंसाइड, ठीक है, कोइंसाइड होता है, ठीक है। मतलब क्या होता है ना, जीरो वेक्टर मतलब क्या होता है, यहाँ पर आपको नहीं दिखेगा, बस ये पॉइंट, एग्जांपल आप पॉइंट ले सकते हो, ये पॉइंट देखो, अगर मैं ये पॉइंट को ए लिखूंगा तो यहाँ पर आपको कोई वेक्टर नजर नहीं आ रहा, ये पॉइंट है, मतलब यहाँ पर दो वेक्टर है, सपोज ए भी है, ए के साथ बी जो है 2 नंबर जो वेक्टर है वो भी आपका इसके अंदर है, यानी आप ए बी वेक्टर कहते हो ना, ये लाइन करते हो तो ये आपको दिखता है, बट पॉइंट लिख देंगे तो क्या हो जाए, इसका जो टर्मिनल पॉइंट भी आपका यहाँ पर है, यानी यहाँ पर ए कह सकते हो, इसको ए वेक्टर कहते हैं। अब अगर बी वेक्टर भी आप दे सकते हो, है ना, बी वेक्टर कह सकते हो,
ठीक है, मतलब ये आपका पॉइंट होगा, जीरो वेक्टर मतलब पॉइंट वेक्टर, पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट भी वही पॉइंट ही होता है, तो इसीलिए हम सेम ये लेटर में हम इसको दिखाते हैं। ठीक है, और जीरो वेक्टर को आप कैसे, ये जो आपका ए वेक्टर को आप ओ वेक्टर भी कह सकते हो। ठीक है, पूरा क्लियर। यानी आपका जीरो वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है भाई, जीरो। अगर आप यहाँ पर जीरो वेक्टर का मैग्नीट्यूड करोगे तो जीरो ही आएगा। ठीक है, तो सिंपल समझ में आ गया। जीरो और नॉल वेक्टर किसको कहोगे, वो वेक्टर जिसका कि मैग्नीट्यूड जीरो हो या तो फिर उसका इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट कोइंसाइड हो गया, समझ में आ गया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। जीरो वेक्टर तो बहुत ही आसान था। अब हम देखेंगे क्या, यूनिट वेक्टर, है ना, ये ज़्यादातर यूज करते हैं, ध्यान देना। यूनिट वेक्टर, यूनिट का मतलब ही समझ में आ जा रहा है कि आपका 1 होगा, मैग्नीट्यूड 1 होगा। यानी दोज वेक्टर वो वेक्टर which has 1 मैग्नीट्यूड, जिसका कि मैग्नीट्यूड क्या होता है भाई, 1 होता है। ठीक है, यानी 1 होगा। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, सपोज ये कि यहाँ पर पार्टिकल था, कोई भी सब्सटेंस था, मूव किया, ये पॉइंट में ये ए है, ये आपका बी है। अगर मैं ये ए से पूरा बी वेक्टर को अगर मैं पूरा सेम पार्ट में डिवाइड कर दूंगा, तो उसका जो भाई एक पार्ट है, इसका जो एक पार्ट है उसको हम क्या बोलेंगे, एक यूनिट बोलेंगे। और ये वेक्टर को एक पार्ट का वेक्टर का हम क्या बोलेंगे, यूनिट वेक्टर बोलेंगे। सब यहाँ से यहाँ तक एक यूनिट वेक्टर, यहाँ से यहाँ जितना टो होगा उतना टो आपका यूनिट वेक्टर मिलेगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा 1 ही होता है, तो यहाँ पर समझ में आएगा, जिसका कि मैग्नीट्यूड 1 होता है। ठीक है, और यहाँ पर खास बात है कि यूनिट वेक्टर को हम कैप में डिनोट करते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, ए कैप। क्या बोलते हैं इसको, क्या पढ़ोगे भाई, ए कैप पढ़ोगे, और या फिर ए हैट पढ़ोगे, हैट्स। ठीक है, जैसे देखना, सपोज यहाँ पर कोई भी वेक्टर है, सपोज आपका ये वेक्टर है, सपोज ये आपका कोई वेक्टर है, जैसे आपका बी वेक्टर, तो बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर लिखोगे बी कैप, सी वेक्टर का सी कैप, और यूनिट वेक्टर का हमेशा जो लेटर होता है ना स्मॉल लिखते हैं। ठीक है, और डी वेक्टर हो तो डी कैप, आई है तो आई कैप, जे है तो जे कैप, के है तो के कैप। ठीक है, तो ये आपका यूनिट वेक्टर। अब यहाँ पर फॉर्मूला आता है कि जो आपका यूनिट वेक्टर होता है उसका फॉर्मूला होता है ना, वही वेक्टर बाई वही वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी वेक्टर का अगर यूनिट वेक्टर निकाल रहे हो तो वो वेक्टर बाय वो वेक्टर का मैग्नीट्यूड कर देना है। जैसे सपोज मान लो ये आपके पास ए है, ये बी है, इसका डायरेक्शन ये है, तो यहाँ पर जो ए बी वेक्टर है, तो अगर आप ए बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर यानी ए बी कैप लिखो, या तो सपोज ये आपका ए वेक्टर है। ठीक है, अगर यहाँ पर ए वेक्टर का आप ये आपका जो एक है, मतलब ये ए भी एक वेक्टर है, और ये ए वेक्टर का अगर आप यूनिट वेक्टर निकाल रहे हो तो क्या करोगे, वो ए वेक्टर को लिखोगे, फिर नीचे वो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड करोगे। ठीक है, फॉर्मूला रट लेना। जैसे सपोज बी कैप का निकालोगे तो बी वेक्टर लिखना है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखना है। ठीक है, जैसे आप सी वेक्टर करोगे तो सी वेक्टर करना है, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, या तो फिर आई कैप करोगे तो आई वेक्टर का मैग्नीट्यूड वेक्टर बाई आई वेक्टर का मैग्नीट्यूड करना है। समझ में आ गया, बहुत ही सिंपल फंडा है। चलिए इतना नोट कर लीजिए। यूनिट वेक्टर कंप्लीट हो गया। चलिए अब हम देखते हैं को इनिशियल वेक्टर। ये हो गया ना भाई, ये 2 नंबर, सॉरी ये आपका 1 नंबर था, ये 2 नंबर ना, 2 नंबर कंप्लीट हो गया। चलिए अब हम देखते हैं क्या, 3 नंबर को इनिशियल वेक्टर। देखना, चलो को इनिशियल वेक्टर 3 नंबर, को इनिशियल वेक्टर बहुत ही सिंपल है। को इनिशियल वेक्टर मतलब क्या होता है, यहां पर 2 और मोर वेक्टर्स, यहां पर 2 और मोर वेक्टर्स हैव सेम इनिशियल पॉइंट। यहां पर क्या होता है ना, जो 2 और मोर वेक्टर्स यानी 2 या 2 से ज्यादा वेक्टर्स का इनिशियल पॉइंट सेम होता है, मतलब एक पॉइंट से सब निकलता है वेक्टर। ये एक वेक्टर छोटा बड़ा बना सकते हो। ठीक है, बहुत सारा, जितना भी आप 2 से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका सपोज ओ पॉइंट है, तो सपोज ये आपका ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, सी वेक्टर है,
डी वेक्टर है, ई वेक्टर है। ठीक है, मतलब एक पॉइंट से उसका जो इनिशियल पॉइंट है भाई वो आपका सबका सेम होना चाहिए। इसका भी इनिशियल वेक्टर ये है, सी का भी ये है, डी का भी इनिशियल ये है, ई का भी इनिशियल पॉइंट ये है, ए का भी इसका है। ठीक है, ये सिंपल था आपका को इनिशियल वेक्टर, बहुत सिंपल है। चलिए मिटाते हैं। चलो ये आपका को इनिशियल हो गया। अब हम देखते हैं क्या को इनिशियल हो गया। अब हम देखेंगे क्या इक्वल वेक्टर्स। ठीक है, आई भी। ठीक है, इक्वल वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर्स ये आपको पता है। इक्वल वेक्टर मतलब हम कह सकते हैं कि टू वेक्टर्स आर इक्वल, दो वेक्टर को हम इक्वल कह सकते हैं इफ अगर बोथ हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है, दो वेक्टर को हम कब इक्वल बोलेंगे, जब दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी उसका डिस्टेंस कहो उसका बराबर होगा और उसका डायरेक्शन भी बराबर होगा, यानी जो दिशा है वो भी बराबर होगा। जैसे सपोज ये आपका ए वेक्टर है, ठीक है, और यहाँ पर है आपका बी वेक्टर। अब यहाँ पर ये आपका इनिशियल, ये फाइनल, ये आपका ए बी मान लो। ठीक है, ये आपका ए बी। ठीक है, ये सपोज बी वेक्टर है। तो यहाँ पर गौर से देखना, इसका डिस्टेंस क्या है, बराबर है, यानी दोनों का डिस्टेंस सेम है और डायरेक्शन भी इस तरफ है यानी सेम है। सिंपल बात, यानी आप यहाँ पर कह सकते हो कि ए वेक्टर बराबर टू बी वेक्टर। ठीक है, मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए, बहुत ही सिंपल है। चलिए कैसा भी हो सके, सपोज ये है, ठीक है, पैरेलल है। ठीक है, ये ए वेक्टर है तो ये बी वेक्टर है। सपोज ये आपका सी डी लिखा और डी ई लिखा। ठीक है, सपोज ये आपका कुछ भी वेक्टर भाई, सी वेक्टर है, ये डी वेक्टर है, यहाँ पर आप सी वेक्टर इक्वल टू डी वेक्टर कह सकते हो। सिंपल है भाई, डायरेक्शन सेम दिख रहा है, मैग्नीट्यूड सेम है। ठीक है, चलिए मतलब सपोज ये आपका 2 मीटर है तो ये भी आपका 2 मीटर होगा। सपोज इधर ये 5 किलोमीटर है तो ये भी 5 किलोमीटर होगा, यानी मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन सेम होगा। बहुत ही बढ़िया। चलिए अब हम देखते हैं नेगेटिव वेक्टर, बहुत ही आसान है भाई। चलो फटाफट नोट करते चलो। आई भी हो गया। अब हम देखते हैं क्या, आई भी हो गया। अब हम देखते हैं नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर क्या होता है, ध्यान से देखना। नेगेटिव वेक्टर में आपका क्या होता है ना, आप लिख सकते हो ए वेक्टर इज नेगेटिव with another vector if both have same magnitude, दोनों का सेम मैग्नीट्यूड होना चाहिए बट ऑपोजिट डायरेक्शन होना चाहिए। ठीक है, मतलब दो वेक्टर, ध्यान से देखना, जैसे आपके पास एक वेक्टर है लाइक दिस और एक वेक्टर है लाइक दिस। ठीक है, अब दोनों का डिस्टेंस बराबर है, पूरा सेम है, यानी मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन देखो इसका इधर है और इसका किधर है, इधर है ना। यहाँ पर ए और बी में कोई भी डिफरेंस नहीं है, बस डायरेक्शन का डिफरेंस है। ठीक है, लेकिन मैग्नीट्यूड बराबर है, यानी आप ए बी इक्वल तो कह सकते हो, ए वेक्टर और बी वेक्टर इक्वल कह सकते हो, बट डिपेंड क्या होगा, यहाँ पर माइनस लगेगा। फर्क ये होगा कि माइनस लगेगा। क्यों? क्योंकि ए वेक्टर जिस डायरेक्शन में है, बी उसका उल्टा डायरेक्शन में है, इसलिए नेगेटिव लग गया। ठीक है, सिंपल बात है ये आपका नेगेटिव वेक्टर। ठीक है, ठीक है, अब ये वेक्टर यहाँ पर बी जगह पर आप ए लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि दोनों तो बराबर है ना, बस डायरेक्शन का फर्क है, डायरेक्शन इधर है तो ए के साथ इक्वल है, बस नेगेटिव लगेगा। ये नेगेटिव क्या बताता है, आपका डायरेक्शन बताता है। क्या बताता है? डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर का डायरेक्शन बताएगा। ठीक है, अब ए इक्वल टू बी मत लिखना, ए इक्वल टू माइनस ऑफ ए वेक्टर लिख सकते हो, क्योंकि ए का ये नेगेटिव वेक्टर माइनस है ना। वही मैं डेफिनेशन लिखा, ए वेक्टर इज नेगेटिव विथ अनदर वेक्टर इफ बोथ हैव सेम मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट डायरेक्शन। चलिए, ये बहुत ही आसान था भाई, आप पढ़ चुके हो। ठीक है,
चलो अब आता है आपका भी कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं भी आई। चलो भी आई। नेगेटिव के बाद आता है आपका कोलिनियर वेक्टर जो कि लास्ट है ना, और एक तो आता है पोजीशन वेक्टर। कोलिनियर 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 अरे भाई कोलिनियर वेक्टर, ठीक है। चलिए कोलिनियर वेक्टर मतलब सिंपल है भाई कि दो वेक्टर मस्ट बी पैरेलल होना चाहिए। टू वेक्टर्स, यहाँ पर जो टू वेक्टर्स आर मस्ट बी, टू वेक्टर्स मस्ट बी लिख दो, टू वेक्टर मस्ट बी क्या होते हैं ना, पैरेलल होते हैं। क्या होते हैं? पैरेलल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पैरेलल। और वो ये जो कोलिनियर वेक्टर डज नॉट डिपेंड, आपका डायरेक्शन, हाँ, डज नॉट डिपेंड डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, ये दोनों को ये भाई डिपेंड नहीं करता है, बस दोनों पैरेलल होना चाहिए, ठीक है। जैसे ये वेक्टर मान लिया इतना बड़ा, ये वेक्टर मान लिया इतना बड़ा, ये आपका ए वेक्टर है, ये आपका बी वेक्टर है, बस आपको देखना है कि पैरेलल होना चाहिए, ठीक है। जैसे ये मैं यहाँ पर ये बना दिया और यहाँ पर ये डायरेक्शन भी चेंज कर दिया, ठीक है। ये आपका ए वेक्टर और ये आपका बी वेक्टर, फर्क नहीं पड़ेगा, बस पैरेलल होना चाहिए, टच नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो ये वेक्टर है और मान लो ऐसा एक वेक्टर बना दिया, तो ये आपका कोलिनियर वेक्टर नहीं कहे वो इसको, ठीक है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो वेक्टर क्या होना चाहिए? मस्ट बी पैरेलल होना चाहिए और ये आपका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड को डिपेंड नहीं करता है। क्लियर? पूरा क्लियर? पूरा क्लियर। अब ऐसा भी हो सकता है भाई, हाँ ये हो गया ना समझ में? चलो अब ये समझ में आ गया कोलिनियर वेक्टर। तो अब और एक ठो आता है जो कि पोजीशन वेक्टर कहते हैं, वो थोड़ा नोट करना। ये तो सब थ्योरी था भाई, शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। अब यहाँ पर और एक ठो आता है जो कि हम आगे भी यूज करेंगे, इसका नाम है पोजीशन वेक्टर, भी डबल आई लिख दो, है ना, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर ज़्यादा नहीं है, 10.1 में आपका ज़्यादा टॉपिक नहीं आता है भाई, ठीक है। तो जितना है मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। पोजीशन वेक्टर पढ़ चुके हो, ठीक है। पोजीशन वेक्टर में क्या होता है, सिंपल इसको हम समझेंगे। मैं एक कार्टेशियन सिस्टम लिया, है ना, 2D बनाया। पोजीशन वेक्टर क्या होता है ना, पोजीशन वेक्टर आपका ओरिजिन से स्टार्ट होता है, ठीक है, ये पॉइंट, ठीक है। सपोज पोजीशन वेक्टर ज़्यादातर हम आर वेक्टर में लेते हैं, ठीक है। और ये पॉइंट में सपोज आ गया ये आपका, सपोज ये आप P है, क्या है? P है, और P का सपोज कोऑर्डिनेट्स है x, y और z है। P का क्या है? x, y, z कोऑर्डिनेट्स, मतलब x से इतना डिस्टेंस, y से इतना डिस्टेंस, और अगर यहाँ पर z बनाओगे तो z से इतना। सपोज ये आपका z का, हाँ z का होगा, यहाँ आपका सपोज ये x ले जाओ ना भाई, x, ये y, ये z, ठीक है, x, y, z, ठीक है। अब यहाँ पर एक आता है कि ये r वेक्टर को हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? पोजीशन वेक्टर बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? ओरिजिन से स्टार्ट हुआ है तो पोजीशन वेक्टर बोलेंगे, यानी ये P पॉइंट को हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं, है ना। ये इसका निकाल रहे हैं तो पूरा ये लिखते हैं हम आर वेक्टर, ठीक है। आर वेक्टर मीन्स आप कह सकते हो ओपी वेक्टर, ओपी वेक्टर भी कह सकते हो, ठीक है। अब अगर आपको ओपी डिस्टेंस चाहिए, ध्यान देना, पोजीशन वेक्टर यानी ओपी वेक्टर यानी आर वेक्टर, अगर ये इसका मैग्नीट्यूड आपको चाहिए, है ना, डिस्टेंस चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसका कोऑर्डिनेट्स जो भी आपके पास गिवन होगा सबका सम करके, उसका स्क्वायर करके उसका रूट ओवर करना है, ठीक है। तो दिस इज योर मेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, नोट डाउन कर लो, ठीक है। ये हम ज़्यादातर यूज करते हैं, ठीक है। सिंपल है था, पूरा समराइज कर दिया मैं आपको, ठीक है। बहुत ही आसान, कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं है आपका 10.1, टेंशन मतलब छोटा एक्सरसाइज है, पूरा 20-25 मिनट में खत्म कर दे, फिर आगे कहानी आपका स्टार्ट होगा भाई, ठीक है ना। ये तो एक्सरसाइज 10.1 में कुछ नहीं, आगे आगे आएगा जब आपका प्रोडक्ट आएगा, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट आएगा, ट्रिपल प्रोडक्ट आएगा, ठीक है। हो गया इतना। चलिए अब और एक चीज़ आपका जो कि छोटा करके दिया है आपका एनसीईआरटी बुक में, वो थोड़ा हम देख लेते हैं। डायरेक्शन, अब ये कहानी हो गया भाई, टाइप्स ऑफ वेक्टर खत्म हो गया। अब डायरेक्शन कोसाइन आता है। डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, शॉर्टली हम समझेंगे इसको, कोसाइन, है ना। डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, हाँ, ये तो यूज नहीं होगा 10.1 में, नहीं होगा शायद, फिर भी हम देख लेते हैं, ठीक है। वैसे आगे इसका बहुत यूज होगा। डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, सपोज आपके पास कार्टेशियन सिस्टम है भाई, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, ये आपका ओरिजिन होता है 0, सॉरी O जानते हैं। अब डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है भाई, ध्यान देना। सपोज मैं यहाँ पर एक पोजीशन वेक्टर ड्रॉ किया, आर वेक्टर, ये P पॉइंट है जिसका x,
वाई जेड कोऑर्डिनेट है, ठीक है, ये आर वेक्टर है। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या कहता है कि एक्स से जो एंगल बनाया है आर, यानी ये पोजीशन वेक्टर, उसको हम अल्फा बोलते हैं, और वाई से जो एंगल बनाया है डायरेक्ट ये आपका पोजीशन वेक्टर, इसको हम बीटा बोलते हैं, और जेड से जो एंगल बनाया है मतलब इसको हम पूरा इसको हम क्या बोलेंगे, अल्फा बीटा, ये क्या होगा भाई, गामा बोलेंगे, ठीक है। तो डायरेक्शन कोसाइन मतलब क्या होता है, आप कॉस लगा दो, यहाँ पर कॉस अल्फा लगा दो, यहाँ पर आप कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा लिख दो, तो ये सिंपल क्या होता है, ये सबको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस बोलते हैं। अब ध्यान से, डायरेक्शन रेशियो से अब यूज नहीं होगा बाद में, ये आपका क्या होता है भाई, डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो मतलब कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। तो अल्फा क्या है, एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाया है आपका पोजीशन वेक्टर, उसको हम बोलेंगे अल्फा। वाई एक्सिस से जो बनाया है आर वेक्टर, उसको हम बोलेंगे क्या, बीटा। और जेड से जो बनाया है उसको हम गामा बोलेंगे। तो हम यहाँ पर डायरेक्शन कोसाइन पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा को हम क्या बोलेंगे, डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन रेशियो बाद में आएगा। तो ये जो आपका कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा जो होता है, एक्चुअली जो आप कॉस अल्फा को हम एल में डिनोट करते हैं, और कॉस बीटा को एम में करते हैं, और कॉस गामा को हम एन में करते हैं, एल एम एन हम लेते हैं। और यहाँ पर एक चीज नोट करना, अगर सब डायरेक्शन कोसाइन को अगर स्क्वायर कर दे, यानी आप कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा करो, सबका वैल्यू हमेशा 1 होता है, इसको नोट करना। यानी कॉस स्क्वायर अल्फा मीन्स एल, तो आप लिख सकते हो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर टू 1। तो ये दो चीज आप नोट कर लो, ठीक है ना। तो सभी का डायरेक्शन कोसाइन का स्क्वायर करके सम करके निकालोगे तो उसका वैल्यू हमेशा 1 आएगा, ठीक है। तो ये आपका होता है डायरेक्शन कोसाइन, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, ठीक है। सिंपल था ये आपका कहानी, हो गया पूरा क्लियर। तो हमारा पोजीशन वेक्टर भी समझ में आ गया, डायरेक्शन कोसाइन भी समझ में आ गया। डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, अल्फा बीटा गामा में अगर कॉस लगा दोगे तो डायरेक्शन कोसाइन हो जाता है। डायरेक्शन रेशियोज ना हमारा बाद में आएगा। ये जो डायरेक्शन कोसाइन है इसको DCS में डिनोट किया जाए, डायरेक्शन कोसाइंस बोलोगे इसको, ठीक है। तो चलिए गाइस, हमारा कंप्लीट होता है वेक्टर अलजेब्रा। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे 10.1, ठीक है। तब तक के लिए सब रिवाइज करते रहिए, याद करिए। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, ऑल द बेस्ट।